नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने ही परिवार सक्सेस एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, बीएससी एग्ज़ाम 2021-22 में जो 21-22 में जो होगा, जिसके मैथ के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू जारी रखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो चलिए समय को बहुत कम वेस्ट, यानी कि समय को बहुत न की बराबर के तरह जो है समय को बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आज का जो है क्वेश्चन क्या है कि आज का पहला नहीं, जो इस क्वेश्चन है उसमें से जहाँ तक कराए थे उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक क्या है लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, का आयतन क्या है। कोई बेलन दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है r तथा ऊंचाई h है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में घबराने का कोई बात नहीं, काहे के लिए बोला है क्या लंबवृत्तीय बेलन। इसका कहने का मतलब ये है कि बेलन का आयतन हमको बता दीजिए। तो चलिए बताते हैं बेलन का आयतन जो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार लिखा है। ए में है क्या 2πr²h, 2πr²h। बी में है 1/2 πr²h और सी में है 4πr²h और डी में है πr²h। तो क्या है इसमें जो है बेलन का आयतन, इस ऑप्शन में बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए हम बोल रहे थे कि परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा जो है फार्मूले का रहता है। तो देखिए इसमें बेलन के आयतन के फार्मूला कौन सा है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है कौन πr²h। क्या होता है बेलन के आयतन होता है πr²h। तो ये याद रख लीजिएगा, बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। और इसमें से जो जितना भी ऑप्शन है किसी भी चीज़ के फार्मूला का सूत्र नहीं है। ये जो है किसी भी इनमें से कोई भी जो है ना, ये बेलन के फार्मूला का सूत्र, ये आगे लगा दिया 4 तो ये तो होता ही नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या होगा πr²h। बेलन का जो होता है आयतन हमेशा πr² होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। देखिए कोई एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है समांतर चतुर्भुज। सॉरी ये तो समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो होता है ना, आमने सामने का भुजा बराबर, ये मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसका जो है प्रत्येक भुजा है ना एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है। क्या है कि सभी भुजाएं जो है एक वृत्त को स्पर्श कर रहे, तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए यहाँ से हम वृत्त बनाते हैं। देखिए तो जब भी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा अगर वृत्त को स्पर्श करे, ये एक सूत्र है कि जब समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वृत्त को स्पर्श करे तो वह क्या होता है समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। तो वह क्या होता है समचतुर्भुज होता है, याद रखिएगा। ये एक क्या है थ्योरम है, ये एक प्रमेय है कि जब भी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा अगर कोई वृत्त को स्पर्श करता है तो क्या वो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो समांतर चतुर्भुज वो समचतुर्भुज होता है। तो कौन से ऑप्शन है समचतुर्भुज का, तो ऑप्शन सी में दिया है समचतुर्भुज। क्या है समचतुर्भुज, याद रखिएगा। कुछ जो होता है ये समझने का चीज़ नहीं, ये याद रखने का चीज़ है। तो जब भी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा अगर वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इस चीज अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक जो है m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि क्या है कि ऑप्शन ए में दे रखा है
m+2, क्या है m+2। बी में है, बी ऑप्शन है 2m+1, सी है 2m और डी है 2m-1, 2m-1। ये क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप इनमें से क्या है। तो देखिए हम बारी बारी से देखिए मान रखेंगे, इसमें कौन सा मान जो होता है इसको संतुष्ट करता है। तो देखिए मान लीजिए कि m के जगह पर कुछ ही मान लीजिए 1 2 3 4, ये मान लीजिए m के जगह पर 1 2 3 4। तो मान लीजिए कि पहलुक के से इससे लिए, तो मान लीजिए कि m के जगह पर 1 रखिए, तो 1 + 2 बराबर कितना हुआ 3। तो 3 तो सम संख्या हुआ नहीं। चलिए अगला देखते हैं, 2 + 2, देखिए m के जगह पर क्या रखे, m बराबर 1 और यहाँ पर m बराबर 2 रखे, तो क्या हुआ 2 + 2 बराबर 3। तो ये 2 + 2 बराबर क्या हुआ 4। तो ये तो एक सम संख्या आ गया, लेकिन ये क्या हुआ एक विषम संख्या आया। तो क्या होना चाहिए, m का ऐसा मान होना चाहिए ना कि हमेशा वो सम संख्या ही आए। तो देखिए एक बार है सम, एक बार विषम संख्या, एक बार सम संख्या, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि m का वह मान होगा जो हमेशा सम संख्या ही आना चाहिए। किसी भी कोई भी मान रखेंगे ना m का, तो हमेशा सम संख्या ही आना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए 1 रखे 2 रखे तो आ गया, लेकिन 1 रखे तो वो क्या हुआ फेल कर गया, क्या हुआ वो विषम आ गया। तो इसका बात हटा दीजिए, m+2 नहीं हो सकता है। अब देखिए 2m+1, 2m+1, तो देखिए m के जगह पर फिर यहाँ 2m+1 में m बराबर 1 और m बराबर 2 रख के देखिए, m बराबर 2। तो देखिए 2 m के जगह पर 1, तो 2 × 1 + 2, तो कितना 2 × 1 + 1, तो कितना हुआ 2 + 1 बराबर कितना हुआ 3। अब क्या है कि m × m के जगह पर 2 रखिए, तो 2 × 2 + 1, तो कितना हुआ 2 × 2 = 4 + 1 बराबर 5। तो क्या है सम संख्या पूछ रहा है। तो ये किसी भी मान को रखने पर ना, ये जो समीकरण दिया हुआ इसमें किसी भी मान को रखने पर हमेशा विषम संख्या ही आ रहा है। काहे के लिए m का कुछ भी मान रखेंगे और m और जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। तो ये भी गलत हो गया, काहे के लिए इसमें विषम संख्या आ रहा है। अब 2m को रखिए, 2m को रखिए, तो देखिए 2m, तो 2m रख के देखते हैं। 2m तो 2 m के जगह पर मान लीजिए इसी तरह से m बराबर 1 2 3 इस तरह से रखिए। तो देखिए 2 है, तो 2 × 1 बराबर कितना हुआ 2, m के जगह पर 1 रखे। अब m के जगह पर 2 रखिए, तो 2 × 2 बराबर कितना हुआ 4। अब 3 रखिए, 2 × m के जगह पर 3, तो 6 हुआ। मान लीजिए कि r नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो और मान रखिए, 2 × 4 बराबर 8 हुआ, 2 × 5 बराबर 10 हुआ। तो क्या ये जो है ये 2m वाला ये क्या है कि ये जो है हमेशा m के किसी भी मान रखने पर जो है 2m हमेशा वो सम संख्या ही ला रहा है। तो क्या है कि 2m वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या है हमेशा सम संख्या ही आ रहा है। m के किसी भी मान रखने पर 2m जो है हमेशा सम संख्या ही आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी 2m किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है 2m। तो ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। अगला है 5 3 5 4 3 2 1 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। एहो कोई पूछने वाला बात है, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 3 5 4 3 2 1 3 का बहुलक। तो एगो बात बताए थे पिछला वीडियो में कि क्या है बहुलक बस बहु से बहुत, अलक माने बार, जो बहुत बार होगा ना वो ही इसका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि देखिए 3 कितना बार है 1 2 3, तो 3 जो है 3 बार है,
3 कितने बार है? 3 बार। अब 5 लीजिए, तब 5 कहीं नहीं, सिर्फ एक बार है 5, तो इसको हटा दिए। 4 भी एक बार है, 3 तो ले लिए, 2 भी एक बार है, 1 भी एक बार है, तो क्या होगा? इसका बहुलक हो जाएगा 3 जो ऑप्शन में होगा वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 इसका बहुत। अगला है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान क्या होगा? tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, इसका मान क्या होगा? tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। तो एक बात याद रखिए, हम एक बात बोले थे, क्या है कि एक फार्मूला बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, आ cot 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यही फार्मूला से ये वाला बनेगा। तो देखिए कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये tan cot sin cos, tan cot sin cos और sec सब में अप्लाई होता है ये वाला फार्मूला। तो हम पिछली वीडियो में सारा फार्मूला बता दें, इस तरह का क्वेश्चन जो है पीछे भी आया था, तो हम इस तरह से सारा फार्मूला बता दें। तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें सारा फार्मूला जो है हम बोर्ड पर लिख के आपको समझा दिए थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि tan को वैसे ही जैसे है वैसे छोड़ दिए, tan 65 डिग्री बटे cot 90 माइनस 90 में से अगर हम 90 में से अगर हम क्या 90 में से अगर हम 65 घटा देते हैं तो क्या 25 डिग्री नहीं आ जाएगा? देखिए अगर cot 90 में से अगर 65 को हम घटा देंगे तब 25 नहीं आ जाएगा। अब कहिएगा कि सर जी आपको कैसे पता हुआ कि इसी को घटाना है? तो देखिए ऊपर का हमको क्या लाना है? tan 65 लाना है। क्या लाना है? tan 65। तो ऊपर नीचे दोनों को हमको बराबर करना है। तो देखिए अगर देखिए cot जो है cot 25 ही रखना है यहाँ पर। तो देखिए अगर cot 90 में से 65 घटाएंगे तो cot 25 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, हमेशा आएगा। तो देखिए अब कहिएगा कि ऐसे काहे बदले, ऊपर का को काहे नहीं बदले? तो ऊपर का को भी हम बदल सकते हैं, ऊपर नीचे किसी को भी हम बदल सकते हैं। तो हमको ज़्यादा अच्छा लगा निचले वाला को, तो निचला का ही बदल दिए। तो देखिए tan 65 बटे, अब देखिए एक फार्मूला भी ये तुरंत पढ़ाए कि cot 90 माइनस थीटा साइन, cot 90 माइनस थीटा क्या है? tan थीटा। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है? 65। तो रख दीजिए cot 90 माइनस थीटा क्या? tan थीटा। तो tan कितना हुआ? 65 डिग्री हो गया। अब इससे इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 जो ऑप्शन है ना वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 कौन है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय नहीं है? कौन सा परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय पूछ रहा है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, रूट 64 बटे 81, बी में है 2√3, सी में है √21 बटे 35, और डी में है √3 और √2। ये है ऑप्शन। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हुआ कि परिमेय पूछ रहा है। उसका कहने का क्या मतलब है कि कौन परिमेय वो हमको बता दीजिए। क्या है? अपरिमेय नहीं है। मान लीजिए कि इनमें से, मान लीजिए कि कोई वर्ग है उसमें बहुत सारा लड़का लड़की है। अब कन्हू से सर जी आया बोल दिया कि इनमें से कौन लड़का नहीं है। तो लड़का नहीं है के मतलब कि लड़की बता दीजिए, नहीं तो क्या भेड़ बकरी थोड़ी है वहाँ जो भेड़ बकरी को बताइएगा। तो ही पूछ रहा है इनमें से कौन परिमेय नहीं है। तो क्या है? परिमेय नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अपरिमेय पूछ, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है तो परिमेय पूछ रहा है। तो देखिए
परमेय संख्या वह होता है जो क्या होता है, रूट में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन क्या 3 का कोई वर्गमूल होता है, तो नहीं, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसको 7 से काटिए तो 7 या 21 और 7 पचे 35 आया कितना, 3/5। क्या 3 और 5 का कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है। 3 न तो 3 का वर्गमूल होता है और न ही 2 का, तो ये भी फेल है। अब कहिएगा ये हो गया उत्तर, तब तो ये हो गया उत्तर। तो कहिएगा कि सर जी इसको काहे पहले एक्सप्लेन नहीं किए, काहे के लिए, ये तो सही उत्तर था ही, तो इसको पहले अब एक्सप्लेन कर दिए इसलिए। तो देखिए 64 जो होता है 64, इसको 8 गुने 8 करिएगा तो 64 और 9 गुने 9 करिएगा तो 81 हो जाएगा। तो देखिए इसका वर्ग कितना हुआ, इसका वर्ग हुआ 8 और बटे 9, तो क्या हुआ, ये रूट से बाहर निकल गया। तो क्या होगा कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो पर में वही संख्या होगा जो रूट में नहीं होगा, रूट से बाहर। अब क्या कहेगा कि सर जी इस पर भी तो रूट है, तो रूट है लेकिन इसका वर्गमूल करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सब जो है, ये सब जो दिया हुआ इसका वर्गमूल ही नहीं होगा, इस सब का वर्गमूल ही नहीं होगा, इसलिए यही संख्या जो है परिमेय, यानी कि यही संख्या जो है वह अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। क्वेश्चन में दिया है अमाज्य, लेकिन उसको हम अभाज्य पढ़ेंगे, काहे के लिए मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए क्या है कि अगला है ए में कौन सी संख्या जो है अभाज्य है। तो एक में क्या है, ए में है 29, बी में कितना है, बी में है 25, सी में है 16 और डी में है 15। इसमें से कौन जो है, इसमें से कौन है जो अभाज्य है, अभाज्य है। देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, वह संख्या होता है अभाज्य। तो देखिए 25 जो है 25, इसमें देखिए 25 जो है इसमें एक से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा और 25 से भी लग जाएगा, तो इसको तो 3 से हो गया। क्या हुआ, 3 गो भाग। 16 में लगेगा 1 2 4 8 और 16, तो इसको इतना बार में लग जाएगा। 15 में कौन कौन से लगेगा, 15 में 1 3 5 और 15, इस सभी से लगेगा भाग। लेकिन 29 जो है 29 जो है इसमें 1 और 29 के अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। क्या है कि 1 और 29 के अलावा इसमें कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो अभाज्य जो होगा ऑप्शन ए 29 जो होगा 29, वह होगा अभाज्य संख्या। तो इसको याद रखिएगा 29। ऐसे याद रखने का कोई चीज़ नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा अभाज्य और भाज्य से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर देखेंगे कि जो भी संख्या, जिस भी संख्या में एक और अपने खुद, क्या है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा दूसरे से विभाजित न हो। क्या हो, दूसरे से विभाजित नहीं हो, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, वह अभाज्य संख्या होता है। क्या है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है, वह संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो इसको याद रखिए। अब कहिएगा कि सर जी भाज्य वो बता दीजिए, तो वही हुआ भाज्य, एक से ज़्यादा से विभाजित हो जाएगा ना, एक से ज़्यादा, एक और स्वयं के अलावा दूसरी भी संख्या से भी विभाजित हो जाता है, वह होता है भाज्य संख्या। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो है वह कितना हो सकता है। तो देखिए कोई भी निश्चित घटना हो उसकी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। क्या है कि 1, अधिकतम मान 1 ही हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता है। अधिकतम सब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं, 1 से कम, लेकिन अधिकतम मान जो है वह 1 हो सकता है किसी भी घटना की प्रायिकता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का
छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद ज्ञात करिए। क्या है कि कोई समांतर श्रेणी है, इसमें जो है छठा पद और 12वां पद जो है, छठा पद 13 है और 12वां पद जो है 25 है, तो इसका पहला पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी में कैसा पद, देखिए छठवां पद, छठवां पद जो है ना, छठवां पद ये है 13, अब 12वां पद जो है ना ये क्या है 25, 12वां पद 25। तो एक बात लिख लीजिए कि क्या होगा, जब भी समांतर श्रेणी में कोई भी पद हो तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहला पद को समांतर श्रेणी में ए बोलते हैं, दूसरा पद को बोलते हैं ए प्लस डी, तीसरा पद को बोलते हैं क्या 2a प्लस डी, तीसरा चौथा पद को बोलते हैं 4a 3a प्लस डी। क्या हुआ, तो इस तरह से। तो छठा पद, तो छठा कितना दुआ है a प्लस कितना, सॉरी ये नहीं, इस तरह से नहीं होता, a प्लस डी, पहला पद a, दूसरा का पद a प्लस डी, तीसरा का पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद होता है a प्लस 3d, पांचवा पद होता है a प्लस 5d, a प्लस 4d। तो छठवां पद, तो छठवां पद कितना होगा, जो पद दिया होगा ना a प्लस उससे एक कम d, क्या a प्लस उससे एक कम d, तो क्या है छठा पद है तो a प्लस उससे एक कम, तो क्या a प्लस 5d, तो a प्लस 5d का मान कितना है यहाँ पर 13। अब क्या कह रहा है 12वां पद, तो 12वां पद कितना है, तो a प्लस उससे एक कम d, तो a प्लस 11d बराबर कितना है 25। अब देखिए ये जो है अलजेब्रा का जोड़ घटाव है, तो इसको जोड़ घटाव बना दीजिए, तो इसको माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, इसको काट दीजिए, ए से कट गया तो 11 में से 5 गया तो 6 माइनस 6d बराबर कितना हुआ -12। इसको भी काट दीजिए दूदा में, तो d बराबर कितना हुआ 2, माइनस माइनस प्लस हो गया और d बराबर 2। तो देखिए जब d बराबर 2 निकला, कितना d बराबर 2 निकला, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और d का मान समीकरण कोई दोनों में से एगो में रख दीजिए। तो हम मान लीजिए कि समीकरण पहलुके में d का मान रखते थे a प्लस 5 और d के जगह पर कितना आया 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए और बराबर 13, या a प्लस 5 दूना 10 बराबर 13, तो या a इधर है प्लस तो इधर जाएगा तो -13 माइनस 10, तो a बराबर कितना हुआ 3, तो a बराबर 3। असमांतर श्रेणी में प्रथम पद a होता है, क्या होता है कि प्रथम पद a होता है। तो पहला पद कौन है, पहला पद a, तो अब पहला प्रथम पद को बोलते हैं a। तो देखिए a आ गया कितना 3, तो समांतर श्रेणी का a ही है पहला पद, तो क्या हुआ पहला पद हुआ 3। तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है कि पहला पद हो जाएगा 3। अगर दूसरा का पद पूछता तब क्या होता, पहला पद पूछा तब ना, आ कहिएगा कि सर जी इतहिया 12वां 13वां दे दिया है, आ कहूँ ए 50 पूछ लेता, ए 100 पूछ लेता, तब क्या होता, कुछ नहीं होता, निकाल देते बढ़िया से। देखिए मान लीजिए कि 150 पूछता, तो एक 50वां पद ज्ञात करिए, 50वां पद, तो कोई बात नहीं हम सब निकाल देंगे। तो क्या बोले कि जयमा पद कहे ना, तो a आप प्लस उससे एक कम d, तो a प्लस 49d, तो a के मान कितना निकला था 3 और 49 आ d कितना था 2। देखिए a यहाँ पर कितना निकला था 2, a d 2 a 3, तो देखिए a के जगह पर 3 रख दीजिए दिए और d के जगह पर 2, तो 3 आ प्लस 49 दूना होता है कितना 98, तो कितना हो जाएगा 101, तो a 50वां पद जो होगा 101 होगा। तो इस तरह से कोई भी पद पूछे ना, अगर a और d पता हो तो कई गो, चाहे 1 लाखवां पद का है ना पूछे, वो सब भी उत्तर निकल जाएगा आसानी से। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो कि हमने आपको कराया। अगला जो आगे जो क्वेश्चन बचा है वो अगले वीडियो में जो है उसको देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ बोलिए जो इस चैनल पर जो है अगर वीडियो समझ में, हम तो यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में आए या ना आए हम तो आपके पास है नहीं जो देखेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आता है, हम तो पूरा प्रयास करते हैं हम अपने चलते जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहें। क्योंकि चैनल को शेयर करने से, वीडियो को शेयर करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको जो है अच्छा लगता है कि जो है बच्चे जो है पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो ये काम करिएगा और अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय।